हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनसी। आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे एमए सेकंड सेम माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट पढ़ी थी। इसका पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जैसा कि आपको पता है एग्जाम आने वाले हैं। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए यूज़फुल है जिनको मॉडल की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो लिए हैं वो मॉडल से ही लिए हैं और उन्हें ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। राइट, अगर आपने पहले से मॉडल पढ़ लिया है और आपको मॉडल समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप ये वीडियो ना देखें, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है जो हम देखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा, कीन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत का स्पष्टीकरण तथा व्याख्या कीजिए। लिक्विडिटी प्रीफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत, इसको वो कैसे भी पूछ सकता है आपको, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, तो सबका आंसर ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इसमें क्या हमें बताना होता है, इसमें कीन्स ने बताया है कि आप ब्याज मतलब इंटरेस्ट को आप कैसे डिटरमिन करते हैं, कैसे उसका निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी कहाँ दी हुई है, इन्होंने अपनी पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में 1936 में 1936 में अब ये थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी दी? तरलता पसंदगी सिद्धांत दिया आपको। आप जब ये आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप हेडलाइन ऐसे डालिएगा और ये हेडलाइन इंग्लिश में भी लिखिएगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो 1936 में ये प्रतिपादन किया था अपना नियम। तो कीन्स बोलते हैं, पहले ये डेफिनेशन देख लेते हैं फिर इसको समझेंगे आगे। कीन्स बोलते हैं ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है। तरलता के त्याग का, यहाँ तरलता किससे क्या मतलब है? मुद्रा से, मनी से। आप सभी को पता है ब्याज कब मिलता है हमें, जब हम किसी को पैसे उधार देते हैं इंटरेस्ट रेट पे, तो वो हमें 2 महीने 4 महीने बाद पैसे लौटाता है, तो हमें क्या मिलता है? उसका इंटरेस्ट मिलता है। मतलब जैसे आपने 100 रुपये किसी को उधार दिए हैं और आपने 5% का इंटरेस्ट दिया है, तो आपको 1 महीने के लिए, ठीक है, तो आपको कितने रुपये देगा वो? 105 रुपये देगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि तरलता का त्याग मतलब उसने 1 महीने के लिए अपने 100 रुपये का क्या किया है? त्याग किया है। तो ये तरलता क्या हो गया? ये तरलता दिखाता है मनी से। ठीक है, वो हो गया हमारा त्याग। तो इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, कि कुछ टाइम के लिए हम अपने रुपए को किसी को उधार देते हैं, फिर वो हमें हमारा रुपये रिटर्न करता है विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। तो यही ब्याज होता है। तो आपने मॉडल में देखा होगा ब्याज केवल द्रव्य, यहाँ इन्होंने मुद्रा को ना द्रव्य भी लिखा हुआ है कहीं काफ़ी जगह पे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द्रव्य क्या है? मुद्रा ही हमारी। ब्याज केवल द्रव्य मुद्रा की वह मात्रा है जो ऋणी ऋणदाता को द्रव्य के उधार देने के बदले देता है। तो ब्याज क्या है? ब्याज हमारी वो मात्रा है जो ऋणदाता देता है ऋण के बदले। राइट, तो द्रव्य मुद्रा का एक महत्वपूर्ण गुण तरलता है। तरलता, लिक्विडिटी मतलब हम मार्केट में जाके वो चीज़ तुरंत खरीद सकते हैं, मुद्रा से खरीद सकते हैं ना, किसी और चीज़ से खरीद सकते हैं, सोने से, ज़मीन से, या हमारे पास बहुत कोई एक्सपेंसिव चीज़ है नहीं खरीद सकते, बट हमारे पास मुद्रा है तरलता के रूप में। तरलता मतलब हमारे हाथ में है, हमारे पास पैसे हैं, तो उससे हम बाजार में जाके कुछ भी चीज़ तुरंत खरीद सकते हैं। वो क्या होगी? वो हमारी तरलता होगी, लिक्विडिटी होगी। राइट, आपको अब ये समझ आ गया होगा। अब ये है कि आखिर हम मुद्रा को तरलता के रूप में हमारे रखने के क्या कारण है? मनुष्य के। मुद्रा कौन रखता है? मनुष्य रखता है। ठीक है, तो मानव के आखिर क्या कारण है वो द्रव्य या मुद्रा को तरलता के रूप में रखे? तो आय मिलने और व्यय करने के समय में अंतर, ये हेडलाइन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। तो हो सकता है आपको आय, सभी को पता है इनकम हमें महीने के लास्ट में मिलती है, तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हमारे पास पैसे होने चाहिए। पैसे मतलब तरलता, मतलब हमारे पास द्रव्य की तरलता होनी चाहिए, हमारे पास नगद रुपए होने चाहिए। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है दैनिक व्यावसायिक लेन देन के लिए। अब करते हैं ना हम ट्रांजैक्शन, कि आटा आ रहा है, दूध आ रहा है, तो उसके लेन देन के लिए हमारे पास द्रव्य की तरलता मतलब या मुद्रा की तरलता होनी चाहिए। तरलता मतलब नगद, कैश होना चाहिए, कैश। ठीक है, अचानक आपत्ति का सामना करने के लिए अनफॉर्चून कंटिजेंसीज, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, घर में चोरी हो गई है ना, कुछ भी हो सकता है, तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक्सीडेंट होना, बीमारी होना, बुखार आ जाना, कैंसर वगैरह, कुछ भी आप लिख सकते हैं ऐसा। भविष्य में ब्याज की वृद्धि का लाभ उठाने के लिए, अगर ऐसा लग रहा है कि हमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, कि अभी हमें 3% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 100 रुपये पे, भविष्य में ऐसा होगा 6% मिलेगा, तो अभी हम अपने पास नगद रखेंगे।
राइट। तो ये भविष्य में ब्याज की वृद्धि का लाभ उठाने के लिए इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पेकुलेशन मोटिव। तो आप इंग्लिश के वर्ड ध्यान रखिएगा, ये भी सही है अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो। अब देखते हैं कि ये हम डिटर्मिन करते कैसे हैं। डिटर्मिन ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का निर्धारण आखिर होता कैसे है। तो कीन्स के अनुसार ब्याज का निर्धारण धन की मांग और आपूर्ति से होता है, कि धन की मांग कौन करेगा, जो देश में लोग रह रहे हैं वो, कि लोग कितना मांग कर रहे हैं और देश के अंदर कितनी पूर्ति है, कितना पैसा है, ठीक है वो, तो उसके ऊपर हमारे ब्याज की मांग निर्भर करेगी, हमारा ब्याज निर्भर करेगा। तो ये हमें पैसे की ज़रूरत किस किस की चीज़ के लिए होती है, हमने अभी पीछे देख लिया, लेन देन के लिए होती है, अचानक से कोई आपत्ति आ जाए उसके लिए होती है, और लाभ उठाने के लिए जो हम ब्याज पे पैसे देंगे वो, ये हम पीछे ये अभी ये इसमें हमने ये पूरा समझ लिया है, ठीक है। बट आप अगर ऐसे लिखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब ये है हमारा लेन देन और अचानक उत्पत्ति के लिए। ये मॉडल में आपको डायग्राम नहीं मिलेंगे, मैंने डायग्राम आपको इंक्लूड किए हैं, अगर आपको डायग्राम समझ आते हैं तो आप डायग्राम लिखिएगा। तो लेन देन और अचानक उत्पत्ति के लिए ट्रांजैक्शन, और जो अचानक हमारी उत्पत्ति हो जाती है उसके लिए पैसे कैसे हमारा ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर आपने एक्स एक्स बनाया, यहाँ पे आपने वाई एक्स बनाया। ये हमारी लाइन ये बताती है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारी ट्रांजैक्शन भी बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो ये रियल इनकम है, ये हमारी लेन देन हो गई। ऑब्वियस सी बात है, हमारी जिसकी ज़्यादा इनकम होगी वो उतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेगा, उसके उतने ज़्यादा खर्च होंगे। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे ही हमारा लेन देन भी बढ़ता जाएगा। और ये हमारा ब्याज की दर के साथ रिलेशन है लेन देन का, कि हमारे ब्याज की दर कितनी भी बढ़ जाए या कितनी भी घट जाए, हमारे जो ट्रांजैक्शन का मूल्य है ना वो उतना ही रहेगा, ना तो वो बढ़ रहा है ना वो घट रहा है, ठीक है। चाहे जब इंटरेस्ट रेट R2 था तब भी हम इतना ही हमें डिमांड कर रहे थे, किसकी मांग कर रहे थे, मुद्रा की। जब इंटरेस्ट रेट R1 हो गया तब भी इतनी मांग कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन हमारी नेसेसरी आवश्यकताएं, दूध, आटा, गेहूँ, चावल, ये क्या है आवश्यकताएं, तो ये इफेक्ट नहीं डालेंगी। बट जो हम अपना स्पेकुलेशन के लिए, स्पेकुलेशन मोटिव के लिए, लाभ कमाने के लिए पैसे रखेंगे, उसमें क्या होता है, बॉन्ड की कीमत, मतलब बॉन्ड क्या हो गया, हम लाभ किससे कमाएंगे, बॉन्ड के थ्रू कमाएंगे। वहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे और हमें उस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और उसमें और ब्याज की दर में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, आप ये ध्यान रखना। और इसको ऐसे डायग्राम से हम जैसे जैसे ब्याज हमारा घटता जाएगा हमारी मुद्रा की मांग बढ़ती जाएगी, ब्याज दर घट रही है और हमारी, ठीक है, बॉन्ड की कीमत हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे ये चीज़ यही हमें बता रही है, और ये यहाँ पे क्या कहलाता है, लिक्विडिटी ट्रैप कहलाता है। अभी इसमें बहुत डीपली नहीं जा रहे हैं, हमारे एग्जाम आने वाले हैं, बस ये एक्सप्लेन करने के लिए था थोड़ा। आपको अगर इजी लग रहा है डायग्राम तो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा वहाँ पे। अब हम देखते हैं इसके आलोचना, देखते हैं इस नियम की। सबसे बड़ी आलोचना है कि इसमें हमने पूरे नियम की बात की, इसमें हमें ये नहीं पता चलता कि इसे दीर्घकाल में ब्याज की दर का क्या होगा, घटेगी बढ़ेगी, तो हमें ब्याज की दर हमें पता नहीं चलती है। ऋणी और ऋणदाता कभी कभी एक भी हो सकते हैं, जबकि हमारे कीन्स बोलते हैं कि कीन्स के अनुसार ब्याज तभी उत्पन्न होता है जब ऋण और ऋणदाता दोनों भिन्न व्यक्ति हैं, जबकि एक भी हो सकता है, किसी ने किसी को ऋण दिया हो पर उसे ऋण की आवश्यकता हो, ठीक है। तो ये भी एक आलोचना है इसकी। सीमित क्षेत्र ऐसा हो जहाँ पर कैशलेस सोसाइटी हो, जहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती हैं, फिर ऐसे में क्या होगा, उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं की है। तरल द्रव्य की अस्पष्ट व्याख्या, जो हमारे बैंक में साख में तरल होता है वो हम तरल द्रव्य माने या नहीं माने, इसमें हमें कन्फ्यूजन है, तो ये भी एक आलोचना है। एक पक्ष और अपूर्ण है, कि इसमें केवल ना पूर्ति पक्ष पर ध्यान दिया गया, इस पर जोर दिया गया, इसलिए बोला जाता है ये एक पक्ष है, ठीक है, जबकि मांग पर भी उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत हमें समझना है, रिकार्डियन रेंट थ्योरी। रेंट क्या होता है, सभी को पता है रेंट क्या होता है, हमारी कोई प्रॉपर्टी होती है, उसे हम किसी को किराए पे देते हैं और वो उसका इस्तेमाल करने के बाद हमें महीने के लास्ट में या साल के लास्ट में पैसे देता है, वो क्या होता है, लगान होता है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, वो क्या होता है, लगान होता है। और हमें ये भी पता है अगर किसी मेन मार्केट में हमारी दुकान है तो उसका लगान, अगर हमें उसका रेंट 100 रुपये आ रहा है तो, और उस कहीं दूर जाके कोई दुकान होगी मार्केट से अलग, ठीक है, तो वहाँ पे हमें लगान कितना मिलेगा, 50 रुपये या 60 रुपये,
सस्ता हो जाता है। और कोई मेन अच्छी जगह है जहाँ पे मार्केट है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे क्या हमें रेंट क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये सबको पता है, राइट। तो यही चीज़ डेफिनेशन देखते हैं पहले कि लगान शब्द की व्याख्या करते हुए रिकार्डो ने बताया है, लगान भूमि की उत्पत्ति का वह भाग है। भूमि की उत्पत्ति का ही बात हमने करी ना। लगान हमें किस पे मिलता है, ज़मीन पे मिलता है। जब हम अपनी ज़मीन किसी को उधार दे देते हैं, एज अ लगान दे देते हैं, वो हमें पैसे देता है उसके ऊपर। उत्पत्ति का वह भाग है जो कि भूस्वामी को भूमि की मौलिक और अविनाशी, वो बोलते हैं कि भूमि की जो शक्तियाँ हैं वो खत्म नहीं होती हैं, अविनाशी हैं, ठीक है, उनका विनाश नहीं हो सकता। अविनाशी शक्तियों के उपयोग के बदले में दिया जाता है, ठीक है। भूमि का उपयोग किया, मालिक की भूमि का उपयोग किया, जो भूमि का उपयोग कर रहा है वो उनको क्या देगा, मालिक को लगान देगा। कृषि, अब इन्होंने एक बात बोली है, ये आप ध्यान रखिएगा, कृषि भूमि में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में लागू होता है। और रिकार्डो ये भी कहते हैं, आप पता है इनका नियम कैसे लागू होता है, आप समझते रहिएगा, ये यहाँ से ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है कि रिकार्डो कहते हैं कि यदि भूमि के उत्पादन से जनसंख्या की खाद्यान्न संबंधी, पहले मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। खाद्यान्न संबंधी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती तब नई भूमि पर खेती की जाती है। मतलब ये बोलते हैं हमारे पास कोई भूमि है, आप मान लीजिए ये भूमि है, ठीक है, पहले 100 लोग थे और यहाँ पर हम अनाज पैदा करते थे, सबका अच्छे से पूर्ति हो जाती थी, पर हमारे पास ये भूमि है और अब यहाँ 100 की जगह ना 120 लोग हो गए, तो हमें क्या करना होगा, या तो हमें और भूमि चाहिए, ठीक है, जब हम ये जो 20 एक्स्ट्रा लोग हैं उनका हम अपना उनके लिए दाल नाच पानी दे पाएंगे। तो ये यही बोल रहा है कि अगर जनसंख्या खाद्यान्न संबंधी आवश्यकता, खाद्यान्न मतलब खाने पीने से संबंधी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है ना, तो हम नई भूमि पर खेती करने लगते हैं। और अगर हमारी भूमि ख़त्म हो जाती है तो हम उसी ज़मीन पर अच्छी तकनीकी या और ज़्यादा लेबर लगा के वहीं पर हम ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, जनसंख्या ज़्यादा हो रही है तो हमारे पास जो और ज़मीन है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी वो जो और अतिरिक्त ज़मीन है या भूमि है वो पूरी पड़ जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और जो श्रम है उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, राइट। आगे देखते हैं। अंदर रिकार्डो के अनुसार लगान को निर्धारित करने के 3 प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। पहला होता है विस्तृत खेती, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, दूसरा है गहन खेती, इंटेंसिव कल्टीवेशन, तीसरा है भूमि की स्थिति के अनुसार सिचुएशन ऑफ लैंड। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, वो मैं आगे भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप सिर्फ खुद की लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना कि ये भूगोलिक अवस्था पर निर्भर करती है कि जहाँ पर मार्केट अच्छी जगह होगी, बहुत लोगों का आवागमन होगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारा लगान ज़्यादा होगा, और जहाँ पर कम होगा वहाँ पे हमारा लगान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, इसमें बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम देखते हैं विस्तृत खेती। मैंने यहाँ भी इनकी थ्योरी लिखी है, मैं अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप भी कर दीजिएगा। विस्तृत खेती, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, अभी मैंने समझाया ना कि अगर इतनी हमारे पास ज़मीन है और पहले हमारे पास 100 लोग थे, हमारे पास ज़मीन तो बहुत सारी थी, बस हमारे पास लोग सिर्फ 100 थे जिनका हमें खाद्यान्न का ध्यान रखना था। अब क्या हो गए, यहाँ पे लोग 120 हो गए हैं, तो हमारे पास जो बाकी ज़मीन है ना हम वो भी ले लेंगे। तो विस्तृत खेती, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में क्या होता है कि हमारे पास लोग कम होते हैं, ज़मीन ज़्यादा होती है, ठीक है। और हमारे पास जब जनसंख्या बढ़ जाती है और खाद्यान्न की समस्या आती है तो हमारी जो बाकी ज़मीन बची हुई है हम वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं और सब पर खेती करते हैं, ठीक है ना। एक डायग्राम से बात समझते हैं। भूमि, लैंड, एक हमारे रिकार्डो बोलते हैं लैंड, जो ज़मीन है ना उसकी उर्वरक जो फर्टिलिटी है ना वो अलग अलग होती है। जैसे यहाँ लैंड ए है, बी है, सी है, डी है, तो यहाँ पर अलग प्रोडक्शन उत्पादन होगा, ये ज़्यादा उर्वरक है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ठीक है। उसी हिसाब से क्या मिलता है, लगान मिलता है। जितनी ज़्यादा उर्वरक क्षमता कम होगी उतना कम क्या मिलेगा, लगान मिलेगा। देखो जैसे भूमि ए पर 120 लगान हो रहा था, उत्पादन हो रहा था, भूमि बी पर 90 उत्पादन हो रहा है, भूमि सी पर हमारा 60 उत्पादन हो रहा है, भूमि डी पर हमारा 30 उत्पादन हो रहा है। ये भूमि क्या है, मतलब ये टुकड़े हैं ऐसे ऐसे ज़मीन के कि ये ए है, ये बी है, ये ज़्यादा उपजाऊ है, ये उससे कम उपजाऊ है, ये उससे कम उपजाऊ है, पर खर्चा कितना आ रहा है, 100 का ही आ रहा है। हमारी तकनीकी और लेबर, हम चाहे इस पर लेबर लगा लें चाहे इस पर लेबर मतलब अपना श्रम लगा लें, जो हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, खर्चा हमारा 100 रुपये ही आ रहा है।
अब क्या बोलते हैं, सरप्लस, अतिरिक्त या बचत क्या है? जो हमारी लास्ट वाली ज़मीन है ना, इसको बोलते हैं हम सीमांत भूमि, मार्जिनल लैंड। ये 30 को ना, जैसे मार्जिनल लैंड हमारी क्या है 30 है, 40-50 कुछ भी हो सकती है, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसको ना उत्पादन में से घटाते हैं, जैसे 120 में से 30 घटाओगे तो अब 90 बचेगा। और जो सीमांत भूमि होती है जिस पर हमें कोई लगान नहीं मिलता है, ठीक है, उसको जब हम उत्पादन में से घटाते हैं ना, वो ही हमारा रेंट होता है। रेंट क्या होता है? जब हम अपनी भूमि में से, ठीक है, जो हमारा उत्पादन किया है उस भूमि में से जो हम सीमांत भूमि, क्योंकि रिकार्डो ये मानते हैं सीमांत भूमि का रेंट कितना होता है, सीमांत भूमि का रेंट होता है 0। जो हम सीमांत भूमि है उसके उत्पादन को, जो हमारा अच्छी ज़मीन का उत्पादन है उसमें से घटा देते हैं। जैसे हमने 120 से 130 घटाया, 90 बचा, तो हमारा रेंट क्या होता है, उसी के बराबर होता है। तो ये हमारा उपज का अंतर भी कहलाता है, सरप्लस। तो क्या है, पहली भूमि का उत्पादन माइनस सीमांत भूमि का उत्पादन। पहली भूमि का उत्पादन क्या था 120, सीमांत भूमि कितनी थी 30, तो हमारा रेंट कितना हो गया 90। फिर दूसरी भूमि का उत्पादन क्या हो गया 90, हमारा सीमांत उत्पादन क्या है 30, तो 90 में 30 के 60, ये क्या हो गया हमारा रेंट होता जाएगा। यही चीज़ बोली है रिकार्डो ने। रिकार्डो के शब्दों में जनसंख्या वृद्धि के प्रत्येक चरण के साथ साथ जिनके कारण कई देशों के अपेक्षाकृत कम उपजाऊ भूमि पर खेती करने के लिए बाध्य होगा ताकि वह खाद्य की पूर्ति बढ़ा सके। ये क्या बोल रहा है, मतलब ये थोड़ा बुकिश लैंग्वेज होगी, आप बिल्कुल ऐसे लिखिएगा। रिकार्डो के शब्दों में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है हम अपनी बची हुई भूमि का भी उपयोग करते जाते हैं और जो कम उपजाऊ भूमि है उनका इस्तेमाल करते जाते हैं। और अधिक उपजाऊ भूमि क्या है, अधिक उपजाऊ भूमि और जो कम माइनस कम उपजाऊ भूमि, कम उपजाऊ भूमि का जो अंतर है वो क्या है, वो है लगान। सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा, आप ये ध्यान रखेंगे ना आप इससे एक्सप्लेन कर देंगे, ये बुक वाली लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। अधिक उपजाऊ भूमि और कम उपजाऊ भूमि के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, लगान बोलते हैं। तो अब ये देखिए आप, ये जो हमारा, आप यहाँ ए भी मान सकते हैं, बी सी डी ऐसे मान सकते हैं। जब हमारी ए भूमि पर हमारा कितना उत्पादन हो रहा था 120, बी भूमि पर हमारा कितना उत्पादन हुआ 90, ठीक है, तो हमें कितने का, ये कितना अतिरिक्त हमें मिला, 90 में से 120 में से 90 गए 30, तो हमें कितना, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लगान है। ये है सीमांत भूमि के ऊपर जो भी हमने ये बात की ना, ये लगान है सीमांत भूमि के ऊपर, क्योंकि सीमांत भूमि पर हमारा कोई भी हमें लगान नहीं मिलता है, तो हमें कितना लगान मिल रहा है 0। तो यहाँ पर क्या है, ये 30 पर क्या है, हमारी सीमांत भूमि है, मार्जिनल लैंड है, इसके ऊपर जितना भी ये है हमारा एक कर्व, यहाँ ये क्या होगा हमारा, ये होगा लगान होगा, ठीक है। बस ये डायग्राम ऐसे ही बना है, देखो ये डायग्राम आपको दिखाई नहीं होगा, ये दोबारा यहाँ बनाते हैं, आप ऐसे लिखेंगे। मैंने डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं किया है। एक्स पर हमने भूमि की श्रेणियाँ ली हैं, वाई एक्स पर हमने चावल का उत्पादन लिया है, और हम ए पर हमें 120 का उत्पादन होता था, हमारी भूमि बी पर हम 90 उत्पाद करते थे, भूमि सी पर हम 60 का उत्पाद करते थे, भूमि डी पर हम 30 का उत्पाद करते हैं, और भूमि डी हमारी क्या है, सीमांत भूमि है, इस पर हमें कितना लगान मिल रहा है, 0 लगान मिल रहा है। इसके ऊपर जो है हमारा क्या है, ये लगान है, ठीक है। बस आप ये चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम देखते हैं गहरी खेती, इंटेंसिव कल्टीवेशन। इंटेंसिव कल्टीवेशन और विस्तृत खेती में सिर्फ इतना सा अंतर है। इंटेंसिव कल्टीवेशन, गहरी खेती में हमारे पास भूमि की मात्रा स्थिर रहती है और हम उसी भूमि पर अधिक सामान पैदा करने के लिए, अधिक उत्पादन खाद्यान्न पैदा करने के लिए श्रम और पूंजी की इकाइयों को बढ़ा देते हैं। उसमें तकनीक और श्रम, जहां हम 2 व्यक्ति इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ हम 5 व्यक्ति इस्तेमाल करने लगते हैं ज़्यादा उत्पादन के लिए, ठीक है। सिर्फ यही है। अब इसकी मान्यताएं देखते हैं। हम रिकार्डो मानते हैं कि जनसंख्या लगातार बढ़ती रहती है, सीमांत भूमि की लागत के द्वारा फसल की कीमत का निर्धारण होता है, ठीक है। फसल की कीमत का निर्धारण किसके कारण होता है, सीमांत भूमि के कारण होता है। भूमि की उर्वरकता या फर्टिलिटी में अंतर पाया जाता है, ये हमने देख लिया है, ठीक है। जैसे हम ए बी सी इनमें क्या पाया जा रहा था, ये ज़्यादा उर्वरक थी, ये उससे कम उर्वरक थी, ये इससे कम उर्वरक है, ठीक है। भूमि के उत्पादन में ये देख लिया हमने, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, ये स्टार्टिंग में देख चुके हैं हम। भूस्वामियों और किसानों के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसकी आलोचना देखते हैं।
उर्वरक शक्ति नाशवान है। आलोचक ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने देखा ना वो अविनाशी है, कि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह डालेंगे, तो आप सुनते रहते हैं करंट न्यूज़ में कि भूमि अब कम उपजाऊ होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, बंजर हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो उस नाशवान नहीं है भैया, अरे वो नाशवान है। अगर आप उसका गलत तरीके से यूज़ करोगे तो वो बंजर हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। बिना लगान की कोई भूमि नहीं होती, ऐसी कोई भी भूमि नहीं है जिसका लगान नहीं जाए, चाहे वो बंजर है चाहे कैसी भी है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं है, कोई आपको अपनी प्रॉपर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देने वाला। लगान तथा मूल्य, ये भी बोलते हैं, यह कहना इनका यह भी कहना गलत था कि लगान मूल्य में सम्मिलित नहीं है, जबकि लगान मूल्य में ही सम्मिलित है। अगर आप मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप 100 रुपये खर्चा है और लगान आपका 30 रुपये है, तो आप उस लगान को भी तो जोड़ेंगे, लगान मूल्य में ही आ रहा है ना। तो ये बोलने लगान और मूल्य एक ही बात है, मूल्य का भाग ही है लगान। ऐतिहासिक नियम दोषपूर्ण है, कि ये भी बोलते हैं कि आपको कैसे पता, सबसे पहले इतिहास में स्टार्टिंग में जाके कि सबसे पहले ना अच्छी वाली भूमि, उपजाऊ भूमि पर हमने ना उत्पादन किया है। वहाँ लोगों को पता थोड़ी ना होगी कि ये वाली भूमि ज़्यादा उपजाऊ है या ये वाली भूमि ज़्यादा उपजाऊ है। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि ये ऐतिहासिक नियम दोषपूर्ण है। और खुली प्रतियोगिता का अभाव है, इसमें बोला है कि खुली प्रतियोगिता है, कि यहाँ नीचे बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, खुली प्रतियोगिता है, क्योंकि सरकार, रीति रिवाज, बहुत चीज़ों का असर पड़ता है और खुली प्रतियोगिता नहीं है, ऐसा आलोचक बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो अभी अब हमारा एग्ज़ाम 20 तारीख को है, अभी और भी 6-7 वीडियो आनी है इसी की, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको भी ऐड कर लूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।